हेलो स्टूडेंट्स, मैं वीर चौधरी एज अ फैकल्टी ऑफ साइंस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एक बार सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल की ऑफ सक्सेस पर। स्टूडेंट्स, ये हमारी पहली वीडियो है और हम ऐसी कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि बहुत अच्छे ढंग से काम कर सके और आगे भी इसी तरीके से काम करते हुए जाएंगे। तो अब तक हमने कोई भी अभी तक एक भी वीडियो अपलोड नहीं की है, सिर्फ एक इंट्रो वीडियो है हमारी, और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसे बहुत ज्यादा प्यार दिया, उसे खूब ज्यादा शेयर किया। हमें उसके सब्सक्राइबर से भी काफी गेन हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको अगर इसी तरीके का बेहतर कंटेंट अगर चाहिए तो मेरी वीडियो को लगातार तौर से आप फैलाते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। रीजन इसका यह है कि जब तक हम एक मिनिमम लिमिट को जब तक हम अचीव नहीं करेंगे यूट्यूब की, तो तब तक हमारा लाइव आना पॉसिबल नहीं है बेटा। तो स्टूडेंट्स, इसी उम्मीद के साथ मैं स्टार्टिंग करूंगा आज की क्लास की। ये हमारी पहली क्लास है, एक बार ध्यान से सुनेंगे। मैं बात करूंगा यहाँ साइंस के बारे में। तो साइंस के बारे में मैं आपको बात बताऊं, साइंस में हमारी जो है 3 ब्रांचेस मेनली, जिनमें से बेटा पहली वाली ब्रांच का जो नाम होता है वो फिजिक्स होता है, दूसरी वाली का जो नाम होता है वो हमारे पास केमिस्ट्री निकल के आता है, एंड थर्ड वन इज बायो। तीसरी जो होती है वो बायो होती है, बायोलॉजी होती है। अब मैं बहुत ज्यादा ज्ञान इसमें नहीं दूंगा, जब मेरी क्लासें होंगी लाइव आपके सामने तब इनके बारे में बहुत सारे डिटेल्स बातें करेंगे। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ मैं स्टार्टिंग करूंगा, तो मैं स्टार्टिंग करने वाले पॉइंट को एक बार चुनता हूं। मैं फिजिक्स से स्टार्टिंग करूंगा बेटा, और बिना वक्त गंवाए हुए मैं एक ऐसे चैप्टर की शुरुआत करेंगे यहाँ पर जो चैप्टर हमें अब तक के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, खूब ज्यादा चर्चित है। एक तरीके से अगर मैं फिजिक्स के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर चैप्टर की बात करूं तो वो चैप्टर हमारे पास लाइट निकल के आता है, प्रकाश निकल के आता है। तो आज पहली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रकाश के बारे में। तो सभी के सभी स्टूडेंट्स बिल्कुल फुली कंसंट्रेशन के साथ मेरी बातों को सुनेंगे, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये क्लास बहुत अच्छे ढंग से आप ले पाओगे। कोई बात नहीं, चलिए। तो मैं स्टूडेंट्स स्टार्टिंग करता हूं अपने चैप्टर से। हमारा जो टॉपिक है आज का, वो स्टूडेंट्स टॉपिक है हमारा प्रकाश। प्रकाश मतलब लाइट। लाइट, ये पूरी फिजिक्स का एक ऐसा चैप्टर है इकलौता जो किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो आपका कांस्टेबल लेवल से लगाकर आरएस लेवल तक है, पीसीएस लेवल तक है, सब में पूछा जाता है। हालांकि ये बात एक अलग है कि रीट में से पिछली बार इस चैप्टर को हटा दिया गया है, लेकिन अगर फिजिक्स के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा बड़ा चैप्टर भी लगभग यही बनता है और सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर भी यही बनता है। क्वेश्चंस खूब ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मैं एक बार स्टार्टिंग करता हूं बेटा प्रकाश के बारे में। सुनिए ध्यान से, प्रकाश क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये कहूं, इस कमरे में लाके आपको खड़ा करूं, इस कमरे में लाके जैसे मैंने आपको खड़ा किया, अंधेरे का वक्त है, रात हो रखी है, आपसे पूछूं बेटा बताइए आपको क्या दिख रहा है, आप कहेंगे सर सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है सर हमें। कुछ भी क्यों नहीं दिख रहा है? अभी इसी कंडीशन को तब देखिए जब मैं आपको दिन में लाके खड़ा करता हूँ, या यहाँ पे ये लाइटिंग वाइटिंग करके तब आपको लाके खड़ा करता हूँ, देन अब आपको सारी चीजें स्पष्ट विजिबल हो जाएंगी, स्पष्ट रूप से दिख जाएंगी सारी चीजें। अगर वो अब दिन के समय दिख रही हैं तो रीजन क्या है? वो रात के समय अंधेरे में क्यों नहीं दिख रही थी, उसके पीछे रीजन जो है एग्जैक्टली प्रकाश है बेटा। क्योंकि प्रकाश जो होता है एक ऐसा माध्यम होता है, एक ऐसी ऊर्जा होती है, मतलब लाइट इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी। प्रकाश जो है वो ऊर्जा का एक रूप है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु को देख सकते हैं। मतलब किसी वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए हमें जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही ऊर्जा हमारा क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, वही हमारा प्रकाश कहलाता है। क्लियर है? ये क्वेश्चन हमसे आर्मी के एग्जाम में पूछा गया, भरतपुर वाली जो ओपन भर्ती आर्मी की जो भर्ती होती है उसमें पिछली बार एग्जाम में पूछा गया। प्रश्न सीधा सीधा ये था कि बोलो बताइए भाई प्रकाश क्या होता है। देन करेक्ट आंसर क्या था? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप होता है। लाइट इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ एनर्जी। इज दैट क्लियर? प्रकाश के बारे में हमें ये छोटी मोटी ज्ञान सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने बताए थे, उस वैज्ञानिक का नाम स्टूडेंट्स हमारे पास जो निकल के आता है, वैज्ञानिक का नाम आता है न्यूटन। और मैं आपको बता दूं, न्यूटन जो है एक वो व्यक्ति है जिसे मॉडर्न फिजिक्स का जनक भी कह सकते हैं हम, आधुनिक भौतिकी का जनक भी कह सकते हैं। ये जनक है किसका? ये जनक माना गया है आधुनिक भौतिकी का। आधुनिक भौतिकी का मतलब है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स का फादर कौन है? तो वो फादर है हमारे पास न्यूटन।
दैट क्लियर? न्यूटन ने सबसे पहले प्रकाश के बारे में यह वर्ड कहा था कि प्रकाश एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा माध्यम है बेटा, जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, स्पष्ट देख सकते हैं। ये बात न्यूटन कह रहा है। न्यूटन ने दूसरी बात यह भी कह दी है कि भाई प्रकाश जो है वो हमेशा और हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में। लाइट इज ऑल्सो प्रोपेगेट इन अ लीनियर मीडियम, एक सीधी सरल रेखा में हमेशा गमन करता है। इसका रीजन क्या है? इसके दो रीजन दिए बहुत अच्छे से। पहली बात तो ये कहा कि भाई प्रकाश जो है उसकी चाल बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा चाल है, चाल उसकी क्या है, मैक्सिमम है, बहुत ज्यादा है। चाल इतनी कितनी ज्यादा होती है? तो प्रकाश की चाल जो होती है वो होती है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। हालांकि इस चाल की गणना न्यूटन ने नहीं की थी, इस चाल की जो गणना की थी वो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रोमर। फ्रेंड्स, रोमर नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले चाल की गणना की थी। अगर इसको चाल को मैं एक बार देखूं तो इस चाल का मतलब है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चल रहे हैं। अब आप छोटी सी बात देखिए, अपन मोटरसाइकिल चला रहे होते हैं 70-80 की स्पीड पे, अगर कोई मोड़ आ जाता है तो मुड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, कई बार लोग गिर भी जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं। लेकिन इसकी चाल तो आप देखिए 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में है। इतनी तेज रफ्तार को, इतनी तेज रफ्तार में चीज का मुड़ना इम्पॉसिबल है। और इन्होंने ये भी बताया है कि कोई भी चीज प्रकृति में प्रकाश की चाल से ज्यादा नहीं चल सकती। इवन अगर मैं साउंड की बात भी करूं तो साउंड की भी इतनी चाल नहीं होती, साउंड की भी बहुत कम होती है। आप देखते होंगे जब बादल कड़कते हैं ना, बिजली जब कड़कती है, तो बिजली कड़कने के टाइम पे आप ये देखते हैं कि पहले पृथ्वी पर प्रकाश आता है, कुछ देर बाद उसके बाद क्या आती है, उसके बाद रोशनी आती है, सॉरी उसके बाद साउंड आती है। तो आप यहाँ ये देख रहे हैं पहले रोशनी आई, इसका मतलब प्रकाश की चाल तो है ज्यादा, और भाई ध्वनि की चाल जो है वो स्टूडेंट्स कैसी है, वो निश्चित तौर से कम। साउंड जो है वो कम स्पीड दर्शाता है बजाय प्रकाश के। तो देखिए मैंने अब आपको बताया है प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा वस्तु को देख सकते हैं। ये बात सबसे पहले न्यूटन ने बताई है। न्यूटन जो है मॉडर्न फिजिक्स का ऐसे जनक भी माना गया। इन्होंने एक और बात बताई थी, दूसरा पॉइंट इन्होंने ये बताया था कि प्रकाश जो होता है वो केवल और केवल कणीय रूप में चलता है। इन्होंने ये कहा था प्रकाश जो होता है वो कणों के रूप में होता है, पार्टिकल्स के रूप में होता है। ये कौन बता रहा है? ये न्यूटन बता रहा है। ये वो वैज्ञानिक है भाई जिसका फिजिक्स में, इसके बगैर हम फिजिक्स की कल्पना नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा योगदान दिया है इस बंदे ने। न्यूटन ने बताया था कि प्रकाश जो है वो कणीय प्रवृत्ति दर्शाता है, कणों के रूप में चलता है। ऐसी बात की थोड़ी सी पुष्टि करने वाला एक और महान वैज्ञानिक आया था जिसका नाम स्टूडेंट्स हम जो लेते हैं वो लेते हैं आइंस्टीन। आइंस्टीन ने सबसे पहले यह बता दिया कि प्रकाश जो है वो फोटॉन्स के रूप में चलता है, फोटोन के रूप में, क्वांटा पैकेट्स, फोटोन या बंडल्स के रूप में चलता है। ये बात कौन कह रहा है? ये बात आइंस्टीन कह रहा है। ये दोनों के दोनों सिद्धांत अपने आप में पूछे जाने वाले सिद्धांत है। कणीय प्रवृत्ति का सिद्धांत तो जीडी कांस्टेबल में जाने कितनी बार पूछा है कि प्रकाश की कणीय प्रवृत्ति का सिद्धांत कौन ने दिया था? राइट आंसर अपने पास न्यूटन है। इसके बाद मैं कहता हूं आइंस्टीन ने प्रकाश के लिए कौन सा सिद्धांत दिया है? तो स्टूडेंट्स आइंस्टीन ने जो सिद्धांत दिया है वो सिद्धांत है हमारे पास फोटोन सिद्धांत। फोटोन सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की कौन सी प्रवृत्ति की गणना की थी आइंस्टीन ने? तो प्रकाश की कणीय प्रवृत्ति की गणना की थी। इन्होंने भी ये बताया था कि वाक्य में प्रकाश जो है या तो फोटॉन्स या बंडल या क्वांटा या फिर कणीय प्रवृत्ति को दर्शाता है। ये बात की पुष्टि भी कौन ने करी है? न्यूटन ने करी है। पहले तो कणीय प्रवृत्ति न्यूटन ने दे दी, इसकी पुष्टि कौन ने कर दी? फिर आइंस्टाइन ने कर दी। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ये दोनों की दोनों जो है आपस में एक दूसरे को मैच करने वाली बात है। न्यूटन ने सिर्फ इतना बता के छोड़ दिया कि प्रकाश जो है वो कैसी प्रवृत्ति दर्शाता है, वो सिर्फ और सिर्फ कणीय प्रवृत्ति दर्शाता है। लेकिन इसके बाद एक और वैज्ञानिक आते हैं और वैज्ञानिक का नाम है डी ब्रोगली। डी ब्रोगली, आरपीएफ एसआई 2018। प्रश्न ये था कि डी ब्रोगली ने किस सिद्धांत की गणना की थी? तो डी ब्रोगली ने सिद्धांत दिया था, जिस सिद्धांत का नाम था द्वैत प्रवृत्ति का सिद्धांत। द्वैत प्रवृत्ति किसने दी थी? डी ब्रोगली ने। द्वैत का मतलब क्या होता है? द्वैत का मतलब होता है दो प्रकार की प्रवृत्ति दर्शाता है प्रकाश। किसने बताया था? तो ये बताया था डी ब्रोगली ने।
डी ब्रोगली ने ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि प्रकाश जो है वो द्वैत प्रवृत्ति दर्शाता है। भाई प्रकाश दो प्रकार की प्रवृत्ति दर्शाता है, जिनमें से अगर पहली प्रवृत्ति की बात करूं स्टूडेंट्स, वो होती है कणीय प्रवृत्ति, और दूसरी की बात करूं तो वो होती है हमारे पास तरंगीय प्रवृत्ति। ये बात कौन बता रहा है हमारे लिए? ये बात डी ब्रोगली बता रहा है। क्लियर है बेटा? मैं आपको बताऊं, एक एक पॉइंट में क्वेश्चन है, सारे के सारे पॉइंट जितने भी हम पढ़ेंगे एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, रिलेवेंट चीजों को पढ़ेंगे, फालतू का कोई ज्ञान हम लोग यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। क्लियर है ना मेरी बात? आप लोग जो है सिर्फ और सिर्फ सुने, चीजों सुनने से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद जब मैं आपके सामने एक प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा, तब आपको असल औकात का पता लगेगा कि वाकई में हम कितने पानी में हैं, सर ने कितना अच्छा ढंग से मैं पढ़ाया, कितना बेकार पढ़ाया। वो सब चीजें जब डिसाइड होंगी तब आप किसी चीज का प्रैक्टिस सेट लगाओगे। ये चैप्टर कंप्लीट होने के तुरंत बाद हम एक प्रैक्टिस वाला बैच भी लाएंगे, जिसमें अपन प्रैक्टिस सेट्स की बातें करेंगे, बहुत सारी प्रीवियस ईयर्स के 15 साल के जो एग्जाम्स हैं उनमें आए हुए क्वेश्चंस की बात करेंगे। क्योंकि मेरी पढ़ाने की जो टेंडेंसी है, तरीका है, वो कुछ इस तरीके का है बेटा कि मैं सबसे पहले कंटेंट की बात करता हूँ, डिटेल कंटेंट, एंड आफ्टर देन मैं बात करता हूँ कि पिछले 15 साल के एग्जाम्स में कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। फिर उसके बाद बात करता हूँ कि कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रह गए हैं लेकिन अच्छे हैं, आने की प्रोबेबिलिटी कौन से की है। इन तीन चीजों पर हम बात करते हैं। प्रकाश की कणीय प्रवृत्ति और प्रकाश की तरंगी प्रवृत्ति, दो प्रकार के सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दे दिए हैं? ये डी ब्रोगली ने। हालांकि सिद्धांत नहीं दिए, इन्होंने सिर्फ इतना कहा है प्रकाश कणीय रूप में भी चलता है, प्रकाश तरंगी रूप में भी चलता है। लेकिन अब ये बात आती है कि सर कणीय प्रवृत्ति की खोज तो वैज्ञानिक न्यूटन ने कर लिया, आपने बता दिया, लेकिन अब कौन सा वैज्ञानिक इस बात को बताने के लिए आया तरंगों के रूप में भी चलता है? तो स्टूडेंट्स, ये बात जो क्लियर की थी उस वैज्ञानिक का नाम था हाइगेंस। हाइगेंस 2018 रेलवे ग्रुप डी में अकेला क्वेश्चन 3 बार, असिस्टेंट लोको पायलट में 1 बार, एसएससी 10+2 में क्वेश्चन 2 बार। ये क्वेश्चन 18, 19 और 20 का आंकड़ा बता, 3, 2, 5, 6 बार आ गया क्वेश्चन 2 साल में। इसलिए क्वेश्चन काफी ट्रेंडिंग वाला है, अभी ट्रेंड में भी है, खूब पूछा जा रहा है। इसी बार के एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया, रिसेंटली जो एनटीपीसी के एग्जाम्स खत्म हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं, प्रकाश कणीय तौर पे चलता है, ये बात न्यूटन कह रहा है। प्रकाश तरंगी रूप में चलता है, ये बात कौन कह रहा है? ये बात हमारे पास सामने हाइगेंस कह रहा है। इज दैट क्लियर बेटा? आगे चलिए। प्रकाश तरंगी रूप में चलता है, ये बात हाइगेंस ने कही है। लेकिन बात आती है कि तरंगीय प्रवृत्ति क्या है और कणीय प्रवृत्ति क्या है। हालांकि मैं आपको बताऊं, इस कणीय और तरंगीय प्रवृत्ति के आधार पर प्रकाश की कुछ फिनोमिनाओं के बारे में भी यहां हम बात करेंगे, प्रकाश की कुछ घटनाओं के बारे में भी यहां हम जो है वो चर्चा करेंगे। प्रकाश की कणीय प्रवृत्ति जो होती है वो कुछ ही चीजों की पुष्टि कर पाई। जैसे अगर आपने कभी पढ़ा हो प्रकीर्णन का सिद्धांत, स्कैटरिंग जो होती है वो प्रकाश की कौन सी घटना को आधार मानते हुए होती है? सिर्फ कणीय घटना को आधार मानते हुए। एक घटना होती है, इसका नाम है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ये घटना भी किसके द्वारा दी गई है? ये घटना भी प्रकाश को कणीय प्रवृत्ति आधार मानते हुए। इससे एक क्वेश्चन आया एग्जाम में, मैं क्वेश्चन की एक बार चर्चा कर लेता हूं। जिस वैज्ञानिक का नाम अभी आपने आइंस्टीन पढ़ा था, उसी का नाम सुनिए एक बार। आइंस्टीन ने बहुत अच्छे अच्छे सिद्धांतों के बारे में बताया। अभी आपके सामने बताया है कि आइंस्टीन ने पहला सिद्धांत दिया है फोटोन सिद्धांत। फोटोन प्रिंसिपल किसके द्वारा दिया गया है? तो वो दिया गया है आइंस्टीन के द्वारा। आइंस्टीन ने एक और सिद्धांत दिया है, जिस सिद्धांत का नाम है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, और ये बहुत प्रचलित हुआ था, जिसको E बराबर mc स्क्वायर्ड से भी दर्शाया जाता है। E बराबर mc। आइंस्टीन ने फोटोन सिद्धांत दिया है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध दिया है। आइंस्टीन ने एक और संबंध दिया है जिसका नाम है सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इन सब के बारे में पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे। ये अभी सिर्फ और सिर्फ आपके सामने अभी सिर्फ बता रहा हूं कि इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं। एक और सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया गया है आइंस्टीन के द्वारा, जिसका नाम है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव।
स्टूडेंट्स एक बार थोड़ा ध्यान देना मेरी बात। ये क्वेश्चन हमें एग्जाम में इस तरीके से पूछा गया था कि न्यूटन ने ये 4 सिद्धांत दिए, आप खूब जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन की भाषा क्या थी? क्वेश्चन की भाषा ये थी, बोला बताइए भाई इन चारों सिद्धांतों में से किस सिद्धांत के ऊपर न्यूटन को आइंस्टीन ने ये चारों के चारों सिद्धांत दिए हैं। इन चारों के चारों सिद्धांतों में से किस सिद्धांत की खोज पर आइंस्टीन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया? वहां करेक्ट आंसर के तौर पर बहुत सारे स्टूडेंटों ने द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को लगाया था, E बराबर mc स्क्वायर को लगाया था, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रचलित ही इसका ये रहा है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध वाला। हालांकि मैं आगे चलूंगा जब बताऊंगा इसे, लेकिन वहां पे करेक्ट आंसर जो है वो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, प्रकाश विद्युत प्रभाव है। इस खोज के लिए भौतिकी का प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है, और ये नोबेल पुरस्कार प्रथम वाला किस खोज के लिए आइंस्टीन को दिया गया है? तो वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब बात यह भी आती है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है किस घटना को आधार मानते हुए बताया गया है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है प्रकाश की कणीय प्रवृत्ति को आधार मानते हुए बताया गया। देखो ये लाइन जा रही है यहां, आप देख रहे हैं, और अभी जस्ट मैंने यहां ये भी बताया है आपको कि देखिए कणीय प्रवृत्ति के सिद्धांत की पुष्टि भी कौन ने करी है? तो आइंस्टीन ने करी। ये बात भी यहां बेटा हमारी क्लियर हो जाती है। चलिए मैं अपने पॉइंट पर आता हूं एक बार। कणीय प्रवृत्ति को आधार मानते हुए प्रकीर्णन की घटना होती है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी यहीं से होता है। एक और होता है, वैज्ञानिक आए थे क्रॉम्पटन, ये इन्होंने क्रॉम्पटन इफेक्ट दिया था अपना, क्रॉम्पटन प्रभाव, ये भी कणीय प्रवृत्ति को आधार मानते हुए बनाया गया है। वहीं अगर मैं तरंगीय प्रवृत्ति को आधार बनाते हुए अगर बात करूं तो प्रकाश की कई सारी घटनाएं उसमें आती हैं। जैसे पहली घटना आती है व्यतिकरण, अगली घटना आती है स्टूडेंट्स इसका नाम है विवर्तन, अगली घटना आती है इसका नाम है ध्रुवण। व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, ये तीनों की तीनों घटनाएं किसको आधार मानते हुए दी गई है? ये बेटा प्रकाश की तरंगीय प्रवृत्ति को। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, तीनों की तीनों घटनाएं प्रकाश की तरंगीय प्रवृत्ति को आधार मानते हुए दी गई है। मैंने अब तक आपको क्या बताया है? मैंने बेटा आपको बताया है कि प्रकाश जो होती है वो एक प्रकार की ऊर्जा होती है, और एक ऐसी ऊर्जा जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। ये बात सबसे पहले कौन बता रहा है? न्यूटन बता रहा है। न्यूटन ने दो बात बहुत बढ़िया बताई। पहली, प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में गमन करता है, क्योंकि प्रकाश की रफ्तार बहुत ज्यादा होती है, और वो चाल, वो रफ्तार किसने कैलकुलेट की है? वो रोमर ने की है, और वो कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इज दैट क्लियर? उसके बाद फिर मैंने आपको ये बताया था कि दूसरी जो बात कही थी वो प्रकाश के बारे में ये कही थी न्यूटन जी ने कि प्रकाश कणीय तौर पर चलता है। प्रकाश की कणीय प्रवृत्ति का सिद्धांत कौन ने दिया है? वो सिद्धांत भी न्यूटन जी के द्वारा दिया गया है। क्लियर है? चलिए उसके बाद फिर मैंने आगे क्या बात बताई थी? फिर मैंने आगे आपको ये बताया था कि प्रकाश जो है वो हमारे पास आइंस्टीन जी ने न्यूटन के कणीय सिद्धांत की और पुष्टि की थी, और पुष्टि के दौरान इन्होंने अपना कौन सा सिद्धांत दिया था? तो इन्होंने अपना फोटोन सिद्धांत दिया था, जो कि कणीय प्रवृत्ति को आधार मानते हुए दिया गया था। इसके जस्ट बाद मैंने अगली जो पॉइंट पढ़े वो ये पढ़े कि डी ब्रोगली ने यह बताया कि प्रकाश दो प्रकार की प्रवृत्ति, कणीय और तरंगीय। कणीय प्रवृत्ति को आधार मानते हुए ये घटनाएं, तरंगीय प्रवृत्ति को आधार मानते हुए ये घटनाएं। हालांकि इस चैप्टर में मैं प्रकाश की 7-8 घटनाओं के बारे में बात करूंगा आगे चल के। परावर्तन, अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, प्रकीर्णन, वर्ण विक्षेपण, व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, 8 घटनाओं के बारे में पूरे तरीके से मैं बात करूंगा, और क्या क्या इनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारी बातें भी मैं आपसे करूंगा। आगे चलता हूं मैं, तो मैं प्रकाश की तरंगीय प्रवृत्ति के बारे में थोड़ी सी बात। तरंगें जो होती हैं प्रकाश की, वो तरंग बेटा आपके पास 2 प्रकार की, जिनमें से पहली जो तरंग बनती है उस तरंग का स्टूडेंट्स नाम होता है यांत्रिक तरंग। क्या नाम होता है उसका? उसका नाम होता है यांत्रिक तरंग। दूसरी का जो नाम होता है स्टूडेंट्स, उसका नाम होता है अयांत्रिक तरंग। अयांत्रिक तरंग, यांत्रिक तरंगें वे तरंगें हैं, कौन सी अभी बता रहा हूं। अयांत्रिक तरंगों की भी अपनी प्रॉपर्टी है। तो देखिए सबसे पहले मैं यांत्रिक तरंगों के बारे में बात करूं तो यांत्रिक तरंगें वे तरंगें होती हैं जिनको चलने के लिए हमेशा और हमेशा किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम चाहिए इन्हें। ये बिना माध्यम के या फिर निर्वात में अगर चलाई गई कभी, तो निर्वात में
ये बिल्कुल भी नहीं चल पाएंगे। अब स्टूडेंट ये कहता है सर ये निर्वात क्या जुबान है, क्या है निर्वात? बेटा इस कमरे की अगर मैं बात करूं तो इसमें हवा भरी हुई है, इस कमरे में से हवा को भी अगर मैं निकाल के बाहर फेंक दूं, इसका मतलब अब क्या बन गया, ये निर्वात बन गया। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई इन तरंगों को माध्यम चाहिए, मीडियम रिक्वायर्ड है, बिना मीडियम के चल नहीं पाएंगे। मैं एग्जाम्पल इसका देता हूं आपको, ध्वनि। अब समझिए एग्जाम्पल ही मैं ध्वनि की ही क्यों दिया है। आप में से कोई दो व्यक्ति किसी बंद कार के अंदर बैठकर बातें करते हैं एक दूसरे से, क्या लगता है बाहर खड़ा हुआ तीसरा व्यक्ति आपकी आवाज को सुन पाएगा? नहीं सुन पाएगा गुरुजी। अच्छा बेटा क्यों नहीं सुन पाएगा? अच्छा जैसे मैंने विंडो को नीचे किया, अब वो तुरंत सुन गया। अब क्यों सुन गया? अब सर वो इसलिए सुन गया क्योंकि उसे क्या मिल गया है, अब उसे मीडियम मिल गया, उसे माध्यम मिल गया है। तब से उसके पास माध्यम नहीं था, इसका मतलब बिना माध्यम के चल नहीं पा रही है ध्वनि तरंग। बिल्कुल फैक्ट भी है ये। आपने पहले फोन देखे थे बीएसएनएल वाले, बीएसएनएल कनेक्टिंग इंडिया, लैंडलाइन फोन चलते थे। लैंड मींस जमीन, जमीन के अंदर लाइनें बिछाई जाती थी। आप लाइन को कट कीजिए, क्या लगता है साउंड प्रोपेगेट हो पाएगी, साउंड चल पाएगी? बिल्कुल नहीं चल पाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने मीडियम को हटा दिया। तो जिन वेव्स को, जिन तरंगों को मीडियम रिक्वायर्ड है उनके चलने के लिए, उनके प्रोपेगेशन के लिए, उनके संचरण के लिए, उनके निर्गत होने के लिए, जिनके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, निश्चित तौर से बेटा वही तरंगे आपकी यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। और ये तरंगे कभी भी बिना माध्यम के या निर्वात में चलाने की अगर कभी कोशिश की गई तो ये कभी भी चल नहीं पाएंगी। क्लियर है? एग्जाम्पल बेटा मैंने इसका साउंड दे दिया। वहीं अगर मैं अयांत्रिक तरंगों की बात करूं तो इन तरंगों को चलने के लिए किसी भी माध्यम की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, इन्हें मीडियम की कोई जरूरत नहीं, इन्हें माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तरंगे अगर चाहें तो आसानी से निर्वात में भी चल जाएंगी, कहीं भी चलाओ आप, निर्वात में भी चल जाएंगी। और एग्जाम्पल इसका जैसे मैं मान के चलता हूं प्रकाश, प्रकाश भाई आराम से चल जाता है, कहीं भी चलाइए आप। इन अयांत्रिक तरंगों को ईएम वेव्स के नाम से भी जाना जाता है। ईएम वेव्स का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपको बताऊं, विद्युत चुंबकीय तरंगे मैं यहां केवल और केवल आगे चल के आगे वाले चैप्टर में 7 प्रकार की पढ़ूंगा बेटा, ध्यान से सुनना। विद्युत चुंबकीय तरंगों को मैं 7 प्रकार की पढ़ूंगा। पहली पढ़ूंगा गामा रे, दूसरी पढ़ूंगा एक्सरे, तीसरी पढ़ूंगा अल्ट्रावायलेट रे, परावैंगनी तरंग, अगली पढ़ूंगा विजिबल रे, दृश्य तरंग जिनमें स्पेक्ट्रम बनता है, जो विवग्योर वाला जो बनता है ना, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, इस तरीके से। इसके बाद अगली जो चलती हैं वो इंफ्रारेड चलती हैं, अवरक्त तरंगें चलती हैं। इसके बाद जो मैं अगली तरंग पढ़ूंगा वो हमारे पास माइक्रोवेव चलेंगी, माइक्रोवेव्स। इसके बाद जो चलेंगी लास्ट में हमारी, वो चलेंगी रेडियो वेव्स। 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 के अलावा 8वां जो भी क्वेश्चन आपको आ रहा है कभी भी ऑप्शन में, पिछली बार आया हुआ है, अल्फा, बीटा और गामा तीनों ऑप्शन दे रखे थे। बोला बताइए अयांत्रिक कौन सी है? तो मैं आपको फिर एक बार बोल रहा हूं, इन 7 के अलावा 8वीं कोई भी एग्जाम में कभी आ रही है वो अयांत्रिक हो ही नहीं सकती। अयांत्रिक सिर्फ 7 होती है। और इंटरेस्टेड बात यह है, इन सातों की सातों को किसी को भी आप निर्वात में चला के देखिए, निर्वात में इन सब की जो स्पीड होगी वो स्पीड निश्चित तौर से फ्रेंड्स कैसी होगी, वो सेम होगी, समान होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये अयांत्रिक तरंगे हैं। स्पीड समान होगी तो वो कितनी होगी? वो होगी 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। अब आप कहोगे गुरुजी ये तो अभी आपने प्रकाश की चाल बताई थी। जी हाँ स्टूडेंट्स, यही मैं समझाना चाह रहा हूं। सभी की सभी अयांत्रिक तरंगों की जो चाल होती है वो लगभग प्रकाश की चाल के बराबर होती है। और प्रकाश किसका एग्जाम्पल है? अयांत्रिक तरंगों का है। इसीलिए अयांत्रिक तरंगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी कह सकता हूं, क्योंकि सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की चाल इक्वल होती है प्रकाश की चाल। यही गुणधर्म है, यही एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण मैं कह सकता हूं कि इन दोनों को जो है मैं किस तरंग के नाम से जान सकता हूं? इन दोनों को मैं जान सकता हूं अयांत्रिक तरंग के नाम से। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? यहां तक की मैंने बात आपसे,
मैं आपको फिर एक बार बोल दे रहा हूं, एक छोटी सी वीडियो है ये हमारी, बहुत लंबी वीडियो भी मैं इसे अभी करना नहीं चाहूंगा। स्टेप बाय स्टेप हम हर रोज लगभग हर एक दो दिन बाद अल्टरनेटिवली हम ये वीडियोस जो है आपके सामने अपलोड करते रहेंगे। अब बात आती है आप लोगों की, आप लोग कितना ज्यादा इस क्लास को, इस वीडियोस को, इस चैनल को सपोर्ट करते हैं, ये आपके सब्सक्राइबर से हमें अंदाजा लगता हुआ चला जाएगा। फ्रेंड्स, इस चैनल के पीछे मेरा कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है कि मैं पैसा कमाऊं, सिर्फ आप लोगों को इसका प्रॉफिट मिल जाए, यही मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य है। और कोई उद्देश्य नहीं किसी भी प्रकार का कि मैं इस चैनल के माध्यम से भाई अंबानी तो नहीं बनूंगा, ये तो आप भी जानते हैं। और यूट्यूब की शर्तें भी आप जानते हैं, इतनी कॉम्प्लिकेटेड शर्तें हैं, इस समय तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन होता जा रहा है यूट्यूब पे, रेगुलर कंपटीशन इतना हाई होता जा रहा है कि मिलना तो बहुत दूर की बात है, बड़ी मुश्किल से 1000 सब्सक्राइबर्स हो पाते हैं लोगों के। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हार्दिक निवेदन है बेटा इस बात का, कि अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोगों के साथ लाइव आऊं, आप मुझसे डायरेक्ट किसी भी चीज की को शेयर कर सकें, आपकी स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आगे से जब लाइव स्टार्ट करूंगा तो मैं आपसे ये भी पूछा करूंगा कमेंट करने के बाद कि भाई कौन सा स्टूडेंट किस चीज को पूछना चाह रहा है। एक और बात, इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम चैनल और है। टेलीग्राम चैनल जो है वो मेरे साइंस बाई वीर चौधरी सर के नाम से मिल जाएगा स्टूडेंट। यहां मैं जो कुछ भी जो चैप्टर कंप्लीट करवाया करूंगा उसकी पीडीएफ, उसके नोट्स आपको वहां मिल जाया करेंगे जहां मेरा ये चैनल है। तो इसलिए आप इस चैनल को ज्वाइन कर लें, साइंस बाई वीर चौधरी सर को। और बेटा मेरी उस वीडियो को जो है लाइक करें, डिसलाइक करें, ये आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आपको लगता है कि रिलेवेंट अगर आपके सामने मैटर है, देन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।